हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हमने शुरू किया हुआ था क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने इरिगेशन के बारे में पढ़ा। उस वीडियो में हमने इरिगेशन के सारे टूल्स को कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स का क्या मतलब है। तो देखो, हमने एक क्रॉप को उगाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स पढ़े। तो सबसे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सोइल पढ़ा, जिसके अंदर हमने मिट्टी को तैयार किया था। उसके बाद हमने सोइंग पढ़ा, मतलब बीज बोया। उसके बाद हमने बीज बोया उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को भी ऐड कर लिया, जिससे कि जो प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद हमने इरिगेशन टूल्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से मेथड्स है, कौन कौन से सोर्सेस है जिससे हम प्लांट्स के अंदर पानी डाल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले मेथड की, अपने अगले स्टेप की, जिसका नाम है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स क्या होते हैं। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। तो एक तो होती है जो मेन क्रॉप हमने उगाई हुई है, जैसे कि गेहूँ, चना, बाजरा, जौ, चावल, ये सारी जो है मेन क्रॉप है। लेकिन इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, हमने जिनको नहीं उगाया होता है, और वे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। वे जो है मेन क्रॉप्स की ग्रोथ में बहुत ही बड़ी बाधा बनते हैं। वे मेन क्रॉप को अच्छे से ग्रो नहीं होने देते। इसीलिए हमें वीड्स को टाइम टू टाइम रिमूव करना होता है, जिससे कि हमारा जो मेन प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो सके। तो इसके अंदर हमने ये पढ़ना है कि कैसे हम इन वीड्स को हटा सकते हैं, कैसे हम अपनी मेन क्रॉप को वीड्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along wheat plants. तो बूझो और जो पहेली है वो एक अपने व्हीट के खेत में जाते हैं, और वे देखते हैं कि व्हीट प्लांट के साथ साथ उस खेत के अंदर कुछ और प्लांट्स भी उगे हुए थे, जो है वीड्स। वे जो है वीड्स थे, वे अनवांटेड प्लांट्स थे जिनको फार्मर ने नहीं उगाया था, वे अपने आप उग गए थे। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली। तो बूझो पूछ रहा है कि ये कुछ पर्पज़ की वजह से ये प्लांट उगे हैं या फिर अपने आप उगे हैं। क्या फार्मर ने इन प्लांट्स को उगाया था? नहीं, फार्मर ने इन प्लांट्स को नहीं उगाया था, ये खुद ब खुद उगे थे। अब आगे बढ़ते हैं। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो खेत के अंदर कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स भी उग जाते हैं अपने आप क्रॉप के साथ साथ। तो उन अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम वीड्स बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो यहाँ पर वीडिंग की डेफिनेशन दी गई है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकती है कि वीडिंग क्या होते हैं। तो वीडिंग होती है जिस प्रोसेस से हम वीड्स को निकालते हैं खेत में से, जिस प्रोसेस से हम वीड्स को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. तो अब ये पूछ रहा है कि वीडिंग क्यों ज़रूरी है, हमें वीडिंग करवानी ही क्यों है। जो वीड्स उगे हुए हैं उनको उगे रहने दो। तो इसका कारण ये है कि हमें वीडिंग क्यों करवानी है, क्योंकि जो मेन क्रॉप प्लांट्स उगे हुए हैं उनका कंपटीशन बढ़ जाता है वीड प्लांट के साथ। मतलब जो वीड प्लांट है वो जो है मेन क्रॉप प्लांट के साथ कॉम्पीट करता है, ताकि वो अच्छे वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट ले सके जो कि क्रॉप प्लांट्स को मिल रहे हैं। देखो, जैसे कि हम जो कि मेन क्रॉप प्लांट, जैसे कि वीट की अगर हमने फसल उगाई, उसके अंदर हम उसकी अप्रोप्रिएट अमाउंट में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, अप्रोप्रिएट अमाउंट में सनलाइट प्रोवाइड करवाते हैं, अप्रोप्रिएट अमाउंट में हम उसको वाटर डालते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर वीड्स भी प्रेजेंट हो गए, अगर कोई अनवांटेड प्लांट भी उग जाएगा, तो वो शेयरिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि मिट्टी के जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स है उसकी शेयरिंग करनी पड़ेगी क्रॉप प्लांट को वीड प्लांट के साथ साथ। तो इसीलिए अगर वीड्स होंगे खेत में तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण हमारे जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनको कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कम मिनरल्स मिलेंगे, और वाटर के लिए भी उनको कम्पीट करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। Thus they affect the growth of the crop. तो इस कारण जो मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ में कमी आ जाती है, जो वीड प्लांट है वे अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings.
कुछ वीड्स ऐसे भी होते हैं जो हार्वेस्टिंग के टाइम पर इंटरफेयर करते हैं, मतलब जब हम मेन क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो वो मेन क्रॉप के साथ चले जाते हैं और वे जो है एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स के लिए पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। इसीलिए वीड्स को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो जैसे कि हमने पढ़ा, जो वीड प्लांट्स होते हैं वो हमारी मेन क्रॉप प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, वे उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होने देते। तो इसीलिए जो फार्मर्स हैं उन्होंने नई नई टेक्निक्स अपनाई हैं जिसकी वजह से वे उन वीड्स को मिट्टी में से रिमूव कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सोयल। सो टिलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम वीड की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो टिलिंग, जैसे कि हमने प्रिपरेशन ऑफ सोयल के अंदर पढ़ा था, टिलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम मिट्टी को कुरेदते हैं, मतलब मिट्टी को टर्न करते हैं। इसको हम करते हैं खुरपी की हेल्प से। तो टिलिंग की हेल्प से हम जो है वीड्स को मिट्टी में से आसानी से रिमूव कर सकते हैं, उनको आसानी से उखाड़ सकते हैं। और जैसे ही हम वीड्स को मिट्टी में से उखाड़ेंगे वे मर जाते हैं, उनका मिट्टी से कनेक्शन हट जाता है और टाइम के हिसाब से वे ड्राई अप हो जाएंगे और मिट्टी के अंदर ही मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम उनको आसानी से रिमूव कर सकते हैं खेत में से। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो यहाँ पर टाइम दिया गया है कि कौन सा टाइम बेस्ट है कि जिस टाइम पे हम टिलिंग की हेल्प से जो वीड्स हैं उनको मिट्टी में से निकाल सकते हैं। वैसे तो सारे ही टाइम बेस्ट है, लेकिन हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इससे पहले कि जो वीड प्लांट है उनके अंदर फ्लावर आए या फिर वे सीड प्रोड्यूस करें, उससे पहले हमें वीड प्लांट को रिमूव करना होगा, वरना जैसे ही सीड जर्मिनेट करेगा वे नए वीड प्लांट्स को प्रोड्यूस करेगा। तो सीड के आने से पहले और फ्लावर के आने से पहले हमें इन वीड प्लांट्स को मिट्टी में से रिमूव करना होगा। द मैनुअल removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground। सो जो मैनुअल रिमूवल है, मतलब हमें वीड्स को फिजिकल रिमूव करना पड़ेगा हाथ से, या फिर हम किसी टूल की हेल्प से ले सकते हैं जिससे कि हम मिट्टी में से उस वीड को कम्प्लीटली अपरूट कर सके और वे टाइम के साथ साथ मर जाएंगे और ड्राई अप होकर मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। तो इसको हम खुरपी की हेल्प से करते हैं। जैसे कि आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बहुत सारे टूल्स के बारे में सुना था ना, तो वे जो टूल्स हैं उनमें से एक था खुरपी। तो खुरपी की हेल्प से हम टिलिंग करते हैं और वीड्स को रिमूव करते हैं। ए सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। हम सीड ड्रिल की हेल्प से भी वीड्स को अपरूट कर सकते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D। तो ऊपर हमने पढ़ा कि कौन कौन से फिजिकल मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम खेत में से एक वीड को रिमूव कर सकते हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा कि हम खुरपी के हेल्प से कैसे खेत के अंदर से वीड को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल्स की हेल्प से हम कैसे खेत में से वीड्स को रिमूव कर सकते हैं या फिर उनको किल कर सकते हैं। तो जिन केमिकल्स की हेल्प से हम खेत में से वीड्स को किल करते हैं या फिर उनको रिमूव करते हैं उनको बोलते हैं हम वीडिसाइड्स, जैसे कि 2,4-D इसका एक एग्जाम्पल है। सो दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। तो इन वीडिसाइड्स को, इन केमिकल्स को हम खेत में स्प्रे करते हैं और वे जो हैं वीड्स को किल करते हैं, वे वीड्स को मारने की हेल्प करते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये है कि जो वीडिसाइड्स हैं वे मेन क्रॉप को कोई हार्म नहीं करते, वे मेन क्रॉप को कोई नुकसान नहीं करते, वे सिर्फ वीड्स के लिए बने हुए होते हैं, वे वीड्स स्पेशलाइज्ड होते हैं और वे सिर्फ वीड्स को ही किल करने में हेल्प करते हैं। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer। तो जो वीडिसाइड्स होते हैं जो हम खरीद के लाते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, तो हम उसके अंदर पानी मिलाते हैं जिसकी वजह से वे डाइल्यूट हो जाते हैं, वे पतले हो जाते हैं और हम उसको बाद में स्प्रेयर की हेल्प से खेत में स्प्रे करते हैं और वो जो है वीड्स को किल करता है, क्योंकि वीड्स के लिए वीडिसाइड्स हार्मफुल। जैसे कि ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें जो फार्मर है वो वीडिसाइड्स को स्प्रे कर रहा है। तो ये जो है स्प्रेयर है और इस स्प्रेयर की हेल्प से खेत में वीडिसाइड्स को स्प्रे किया जा रहा है। वीडिसाइड्स केमिकल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डू वीडिसाइड्स हैव एन इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर। तो वो जो पूछ रहा है कि जो वीडिसाइड केमिकल हैं
ये जो फार्मर जो उनको हैंडल कर रहा है, जो फार्मर खेत के अंदर स्प्रे कर रहा है, उसको भी कोई नुकसान देते हैं? यस। As already mentioned, the weedicides are sprayed during vegetative growth of weeds during flowering and seed formation. तो seed formation और flowering से पहले हम weedicides को स्प्रे करते हैं ताकि और सीड्स ना बने और सीड्स जर्मिनेट होकर प्लांट्स ना बनाए। स्प्रेइंग ऑफ weedicides में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। तो स्प्रेइंग जो फार्मर्स होते हैं जब वे स्प्रे करते हैं तो उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है, क्योंकि वीडिसाइड जो केमिकल्स होते हैं वे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और उनको केयरफुली हैंडल करना होता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। तो उनको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, उनको अपने नाक और मुंह को ढकना होता है स्प्रेइंग के पहले पीस ऑफ क्लॉथ से, जिससे कि वे बच सके उस केमिकल से। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस फार्मर ने अपने नाक और मुंह को ढक रखा है और ये बिल्कुल केयरफुली इन वीडिसाइड्स को हैंडल करके खेत के अंदर स्प्रे कर रहा है। तो अगला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग को हम हिंदी में कटाई बोलते हैं। मतलब जो हमने क्रॉप उगाई है वो पककर तैयार हो चुकी है और अब उसकी कटाई की बारी है। उसको हम काटेंगे और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम स्टोर करेंगे। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो क्रॉप के मैच्योर होने के बाद उस क्रॉप की कटाई को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो हार्वेस्टिंग प्रोसेस के अंदर हम जो क्रॉप्स हैं उनको या तो मिट्टी में से उखाड़ते हैं या फिर उनको बिल्कुल ग्राउंड की सरफेस के पास से उनको कट करते हैं। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। तो यहाँ पर टाइम दिया गया है कि जो एक सीरियल क्रॉप होती है, जो अनाज की क्रॉप होती है, उसको लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं जिसमें कि वो मैच्योर हो जाए और उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम नज़दीक आ जाए। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैन्युअली बाय सिक्कल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो हमारे देश के अंदर हम हार्वेस्टिंग एक सिक्कल की हेल्प से करते हैं। सिक्कल जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। और या तो हम इस सिक्कल की हेल्प से करते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड है, और दूसरा मेथड है हम मशीन की हेल्प लेते हैं जिसका नाम होता है हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। तो हार्वेस्टिंग प्रोसेस के अंदर हमें जो ग्रेन सीड्स होते हैं उसको मेन क्रॉप से अलग करना होता है और उसको स्टोर करके रखना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द चाफ, तो जिस क्रॉप से हमने इस ग्रेन को अलग किया है, मतलब ग्रेन को अगर हम क्रॉप्स में से अलग कर देंगे तो चाफ बचेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो जिस प्रोसेस से हम एक क्रॉप में से ग्रेन को अलग करते हैं, बीज को अलग रखते हैं, उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। जैसे कि अगर हम व्हीट की क्रॉप की बात करें तो उसमें से अगर हम गेहूं के दाने को अलग कर देंगे तो उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester and a thresher. तो इसको हम करते हैं एक मशीन की हेल्प से जिसका नाम है कंबाइन। तो कंबाइन एक 2-in-1 मशीन है। तो कंबाइन की हेल्प से हम हार्वेस्टिंग भी करते हैं और थ्रेशिंग भी करते हैं। तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि खेत में से जब हम फसल को काटते हैं तो खेत में से फसल को अलग करने वाली प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और कटी हुई क्रॉप में से जब हम बीज को अलग करते हैं, जब हम ग्रेन्स को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। तो कंबाइन की हेल्प से, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये कंबाइन है। तो कंबाइन की हेल्प से हम हार्वेस्टिंग भी करते हैं और थ्रेशिंग भी करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। तो ऐसे फार्मर जिनके पास कम ज़मीन है वे ग्रेन को सेपरेट करने का काम एक प्रोसेस से करते हैं जिसका नाम है विनोइंग। और विनोइंग को हम एक विनोइंग मशीन से करते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो ये एक चीपर मोड है देन कंबाइन। तो कंबाइन एक महंगी चीज़ है जिसकी हेल्प से हम हार्वेस्टिंग भी करते हैं और थ्रेशिंग भी करते हैं। अब बात करते हैं अपनी लास्ट स्टेप की या फिर अपनी लास्ट प्रोसेस की, जिसका नाम है स्टोरेज। तो स्टोरेज का मतलब कुछ स्टोर करना है। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स को अगर हमें लंबे समय तक स्टोर रखना है तो हमें उसको सेफ रखना चाहिए मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट्स से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि ये जो सारी कंडीशंस है वो हार्वेस्टेड ग्रेन्स को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हुए उनको नुकसान देती हैं। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, तो जब हम ग्रेन्स को हार्वेस्ट करते हैं तो शुरू में उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, they may get spoiled or attacked by a microorganism, making them unfit for use or for germination. तो अगर हम फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स या फिर सीड्स को बिना सुखाए स्टोर कर देंगे तो उनके खराब होने का खतरा ज़्यादा रहता है और वे जो है जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा अटैक कर लिए जाते हैं, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उनको अटैक कर लिया तो वे जो है अनफिट हो जाएंगे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी, और वो जर्मिनेट भी नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें हार्वेस्टिंग करने के बाद उन ग्रेन्स को ड्राई करना चाहिए, जिसके कारण उनका मॉइस्चर उड़ जाएगा और वे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा इजीली अटैक नहीं किए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. तो स्टोर करने से पहले हमें उनको धूप में सुखाना होगा, जिसके की कारण उनका मॉइस्चर उड़ जाएगा। This prevent the attack of insect, pest, bacteria and fungi. तो इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया और फंगी का अटैक नहीं होगा। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। तो जो फार्मर्स है वो ग्रेन्स को जूट बैग्स यानी कि बोरी या फिर मेटेलिक बिन्स या फिर मेटल के बड़े बड़े बिन्स के अंदर इकट्ठा करते हैं। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats, इंसेक्ट्स। तो ये जो था हम जूट बैग्स में या फिर मेटेलिक बिन्स में अगर हमें स्मॉल स्केल पे अगर स्टोर रखना हो तो हम उसको रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें लार्ज स्केल पे बहुत सारे ग्रेन्स को अगर हमें स्टोर रखना हो तो वो हम सिलोज या फिर बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में उनको स्टोर रखते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट से, जैसे कि रैट्स और इंसेक्ट्स। तो चूहों और इंसेक्ट्स से हमें बचाने के लिए उनको बड़े बड़े सिलोज या फिर ग्रेनरीज के अंदर स्टोर करना होगा, जिसके की हेल्प से वे प्रोटेक्ट हो जाएंगे पेस्ट से। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो है एक गनी बैग्स है जो कि ग्रेनरीज, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज के अंदर स्टोर है, और ऊपर जो आप डायग्राम देख रहे हो ये सिलोज का डायग्राम है। तो इनके अंदर बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसकी की हेल्प से हम बीजों को स्टोर रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। तो घर पर लोग कई बार क्या करते हैं कि वे जिस कंटेनर के अंदर उन ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर वे नीम के पत्ते डाल देते हैं, और जो नीम के पत्ते होते हैं वे एंटीबायोटिक होते हैं नेचर में, और वे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होने देते। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन्स इन गोडाउन्स, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. तो हम अगर अपने घर में स्टोर कर रहे हैं तो छोटे मोटे टेक्निक से, जैसे कि उसके अंदर हम नीम के पत्ते डाल सकते हैं, तो उसकी हेल्प से हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बड़े स्केल पे जैसे कि सिलोज या फिर ग्रेनरीज के अंदर उनको प्रोटेक्ट करना है तो बहुत सारे केमिकल मेथड्स को अपनाया जाता है, जिसकी हेल्प से उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन बींग्स है और एनिमल्स जो आप अपने आसपास देखते हो वे सारे हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब वे अपना खाना खुद नहीं बनाते, वे दूसरों के ऊपर डिपेंड होते अपने खाने के लिए। तो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा कि प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, तो हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को मार कर खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। तो हम जो है एनिमल्स से भी अपना फूड लेते हैं और प्लांट से भी अपना फूड लेते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provides us food with different kinds of food. तो हम प्लांट से भी अपना फूड लेते हैं और एनिमल से भी अपना फूड लेते हैं। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet.
तो बहुत सारे जो ह्यूमंस होते हैं, बहुत सारे पीपल होते हैं जो कि कोस्टल एरियाज मतलब समुद्र के किनारे रहते हैं, वे फिश को कंज्यूम करते हैं, वे फिश खा। यस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो अपनी पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हम प्लांट से अपना फूड लेते हैं। We have just seen that the processes of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter, and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. तो जैसे कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि हमें अगर प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहिए, अगर हमें क्रॉप की अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो हमें उस प्लांट की बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले मिट्टी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद बीज बोना पड़ेगा, उसके अंदर तरह तरह के मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें प्रॉपर मेथड ऑफ इरिगेशन को यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम क्रॉप के अंदर पानी दे सकते हैं। तो वैसे ही जैसे हम प्लांट की अच्छी केयर करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, उसी तरह एनिमल्स जो कि हम घरों में या फिर फार्म्स में रियर करते हैं, फार्म्स में जिन ऑर्गेनिजम्स को जिन एनिमल्स को हम रियर करते हैं मतलब पालतू बनाते हैं, हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। तो उनको भी हमें वैसे ही उनको भी हमें प्रॉपर फूड देना पड़ेगा, उनके लिए अच्छा शेल्टर बनाना पड़ेगा और उनकी भी अच्छी केयर करनी पड़ेगी, जैसे हम प्लांट्स की करते हैं। तो जैसे हमें प्लांट्स की अच्छी क्रॉप्स चाहिए तो हमें उसकी अच्छी केयर करनी पड़ेगी, और उसी तरह अगर हमें अच्छे एनिमल्स चाहिए जिसको हम इजीली खा सकते हैं, तो उसके लिए हमें उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनके शेल्टर का ध्यान रखना पड़ेगा और उनकी केयर करनी पड़ेगी। सो जब इसको एक लार्ज स्केल पे हम करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम एनिमल्स को रियर करते हैं, मतलब उनकी केयर करते हैं घरों में या फिर फार्म्स में एक लार्ज स्केल के ऊपर, ताकि हमें अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके। तो ये था एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि हम क्रॉप्स को कैसे उगाते हैं,